अगर किसी सुनसान हवेली के अंदर आधी रात को तुम्हें अपने ही कदमों की आवाज सुनाई दे, तो समझ जाना तुम अकेले नहीं हो। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक पुराना बंगला था, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। वो बंगला सालों से बंद पड़ा था। दिन में भी वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि कहते थे जो भी रात में उस बंगले के अंदर गया वो वापस तो आया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा डर रह गया। कुछ लोगों ने दावा किया था कि वहां रात में एक लड़की रोती है। कुछ कहते थे कि तीसरी मंजिल पर कोई चलता है, और कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा था उस बंगले में भूत नहीं, कुछ और है। नवंबर की ठंडी रात थी। तेज बारिश, घना कोहरा और पहाड़ों के बीच सुनसान सड़क। आलोक अपनी कार से देहरादून लौट रहा था। उसके साथ उसकी मंगेतर निशा और दोस्त विवेक था। वो सुनसान जंगल की रास्तों से जा रहे थे। अचानक उनकी कार बंद हो गई और इंजन ने काम करना बंद कर दिया। आलोक ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी उन तीनों ने नोटिस किया, उनका मोबाइल में नेटवर्क गायब था। तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और बारिश होने लगी। वो तीनों अपने आप को भीगने से बचाने के लिए कार में बैठ गए। तभी उन्हें पहाड़ी के ऊपर एक विशाल पुराना बंगला दिखाई दिया, जिसकी टूटी हुई खिड़कियां थीं और उसकी दीवार काली थी। उस बंगले के सबसे ऊपर वाले कमरे से रोशनी आ रही थी। विवेक ने वो रोशनी देखी और धीरे से बोला, वो जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। तीनों जैसे ही बंगले के पास पहुंचे, मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर बर्फ जैसी ठंडी हवा थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन हर तस्वीर में लोगों के चेहरे किसी धारदार चीज से काट दिए गए थे। निशा डर कर आलोक के करीब आ गई। मुझे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तभी ऊपर से अचानक आवाज आई, थक थक, जैसे कोई भारी चीज लकड़ी की फर्श पर घसीट रहा हो। तीनों एकदम चुप हो गए। विवेक ने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक ऊपर तीसरी मंजिल की टूटी खिड़की में एक लड़की दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और बिना पलक झपकाए वो उन्हें घूर रही थी। निशा चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल बिजली चमकी और खिड़की पर कोई नहीं था। तभी बारिश और तेज हो चुकी थी। तीनों ने फैसला किया कि सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। आलोक ने आग जलाने की कोशिश की। तभी विवेक को कमरे के कोने में एक पुराना रेडियो दिखाई दिया। उसने मजाक में उसे ऑन किया। रेडियो अपने आप चालू हो गया, लेकिन उसमें गाना नहीं, किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी, धीरे धीरे दर्द से भरी हुई। मुझे बाहर निकालो। निशा कांप गई। ये कौन है? तभी रेडियो अचानक बंद हो गया और उसी पल आलोक को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर कोई चल रहा था। रात के करीब 1 बजे तीनों नीचे वाले कमरे में बैठे थे। तभी ऊपर से फिर वही आवाज आई, थक थक। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उस आवाज के साथ एक और आवाज भी आ रही थी, घुंघरुओं की छन छन। निशा रोने लगी। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी मुख्य दरवाजा अब खुल ही नहीं रहा था। आलोक ने पूरी ताकत से धक्का लगाया, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। तभी पीछे से किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। तीनों ने एक साथ पीछे देखा। सीढ़ियों पर वही औरत खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। विवेक डर के बावजूद बोला, यह सब कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। वो टॉर्च लेकर ऊपर बढ़ने लगा। विवेक रुको, आलोक चिल्लाया, लेकिन विवेक नहीं रुका। वो सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल तक पहुंचा। तभी अचानक ऊपर जाने वाली टूटी हुई सीढ़ियां अपने आप जुड़ने लगी। छर्र, लकड़ियां हिलने लगीं और कुछ सेकंड में तीसरी मंजिल तक जाने का रास्ता बन गया। विवेक के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन तभी ऊपर से किसी बच्ची की आवाज आई, आ जाओ, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। विवेक धीरे धीरे ऊपर चला गया और अंधेरे में गायब हो गया। 5 मिनट बीत गए, फिर 10 मिनट, लेकिन विवेक वापस नहीं आया। तभी ऊपर से उसकी चीख सुनाई दी, इतनी भयानक चीख कि निशा के हाथ कांपने लगे। आलोक तुरंत ऊपर भागा। तीसरी मंजिल पूरी तरह अंधेरी थी। गलियारे में पुराने दरवाजे थे और हर दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे। फर्श पर ताजा गीले पैरों के निशान बने थे, जो सीधे आखिरी कमरे की तरफ जा रहे थे। आलोक ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर जो था उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। पूरा कमरा इंसान की हड्डियों से भरा था, सैकड़ों हड्डियां, और बीच में कुर्सी पर विवेक बैठा था, बिल्कुल चुप। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था।
विवेक, आलोक ने धीरे से कहा। विवेक ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसके होंठों पर अजीब मुस्कान थी। निशा को कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी मिला। उसमें लिखा था, इस बंगले का मालिक रणवीर ठाकुर था और उसकी पत्नी मीरा थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन अगले पन्ने पर लिखा था, एक रात मीरा अचानक गायब हो गई और उसके बाद बंगले में लोगों की मौत शुरू हो गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, मीरा अभी भी अपने कातिल की तलाश में है। निशा के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से मीरा की आवाज आई, मुझे बदला चाहिए। असलियत कुछ और थी। अचानक विवेक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज अब उसकी नहीं लग रही थी। तुम लोग सच जानना चाहते हो? वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हो चुकी थी। तभी उसने बोला, तुम लोग सच जानना चाहते हो? उसकी आवाज भारी और डरावनी हो चुकी थी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! निशा चीख पड़ी। आलोक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पत्थर की दीवार जैसा जम चुका था। विवेक धीरे धीरे बोला, मीरा की मौत किसी भूत ने नहीं की थी, उसे उसके अपने पति ने मारा था। तभी कमरे की दीवारों से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। रणवीर, रणवीर! निशा कांपते हुए बोली। लेकिन क्यों? विवेक की काली आंखें धीरे धीरे आलोक की तरफ घूमी। क्योंकि रणवीर ठाकुर पागल हो चुका था। बिजली चमकी और उसी पल कमरे की दीवार पर खून से कुछ शब्द उभर आए। उसने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। निशा के मुंह से चीख निकल गई। विवेक फिर हंसा। रणवीर को शक था कि मीरा उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग जाएगी। एक रात उसने मीरा को तीसरी मंजिल के इसी कमरे में बंद किया और फिर मजदूरों से इस कमरे की दीवारों को बंद करवा दिया। विवेक की यह बात सुनकर वो दोनों डर गए। तभी उस कमरे के दीवार की प्लास्टर टूटकर नीचे गिरा और फिर दीवार के अंदर से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला। निशा जोर से चीखी। उस हाथ की उंगलियों में पुराने चांदी का अंगूठी थी। तभी अचानक विवेक की गर्दन पीछे मुड़ी और उसने बोला, रणवीर अभी भी यहीं है। अचानक कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया और कमरे के कोने अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। लंबा काला कोट, सफेद चेहरा और हाथ में पुरानी कुल्हाड़ी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। निशा डरते हुए फुसफुसाई। रणवीर! वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और उसने बोला, मीरा मरनी ही चाहिए थी क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी। तभी अचानक मीरा की आत्मा दीवार से बाहर निकली। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। आंखों से काला खून बह रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा गुस्सा था। पूरा बंगला जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों पर लगी तस्वीरें नीचे गिरने लगीं। तभी रणवीर चीखा, तू मुझे कभी नहीं मार सकती। लेकिन तभी मीरा ने अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई और अगले ही पल सैकड़ों हाथ दीवारों से बाहर निकल आए। सूखे सड़े हुए हाथ उन्होंने रणवीर को पकड़ लिया। वो जोर जोर से चीखने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन हाथ उसे धीरे धीरे दीवार के अंदर खींचने लगे। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। रणवीर गायब था कमरे में, सिर्फ मीरा खड़ी थी। उसकी आंखों से अब खून नहीं बह रहा था। वो धीरे से निशा की तरफ देखी और बोली, अब मैं आजाद हूं। फिर उसका शरीर धुएं में बदल गया। अचानक बंगले का मुख्य दरवाजा खुल गया। आलोक और निशा जान बचाकर बाहर भागे। बारिश रुक चुकी थी। सुबह होने लगी थी। दोनों पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन पहाड़ी पर कोई बंगला था ही नहीं। सिर्फ टूटी और जली हुई दीवारों के निशान थे, जैसे वहां सालों पहले कुछ झलकर खत्म हो चुका हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 महीने बाद आलोक रात को अपने घर में सो रहा था। तभी अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी। छन छन घुंघरुओं की। उसने डरते हुए आंखें खोली और कमरे के अंधेरे कोने में विवेक खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी गार्डन मुड़ी हुई थी। तभी उसने आलोक से कहा, तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर भाग आए थे, अब मैं तुमको भी अपने साथ ले चलूंगा। तभी कमरे में निशा आई। जैसे ही उसने विवेक को देखा, वो डर गई। वो दोनों अपनी जान की भीख मांगने लगे। तभी कमरे की लाइट बंद हुई और उस कमरे से चीखों की आवाज सुनाई दी। अगली सुबह पुलिस आलोक के घर आई। आलोक और निशा की लाश घर में मिली। दोनों के गले पर काट के निशान थे। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लो, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।